बच्चों हम जो कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर कर रहे हैं हमारे सिविक्स का, तो उस चैप्टर में हमने देखा कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जब बनाने का टाइम आया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जिन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ड्राफ्ट किया, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। सो उन मेंबर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करी उन्होंने, क्या क्या उनको सोचना पड़ा और उसके बाद वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए इंडिया का। तो आज हम देखेंगे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, आखिर उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फॉर्म किया, तो क्या क्या बातें थी उसके अंदर। तो फर्स्ट, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो बेस्ड। सो हाउ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कैसे बना, हाउ, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं तो सबसे पहली चीज ये कि the makers of Indian Constitution already knew what type of constitution they wanted and our freedom struggle was also based upon it. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्हें ऑलरेडी पता था उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए। मतलब वो अपने माइंड में क्लियर थे कि भारतीय संविधान जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा। तो जब कोई चीज आपके माइंड में क्लियर होती है आपको क्या करना है, तो आप मतलब उस चीज को अच्छे से ही करते हो। तो द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड, उन्हें पता था हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए। एंड अवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो बेस्ड अपॉन इट, और जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब आजादी का जो स्ट्रगल था वो भी इसी पे ही बेस्ड था। मतलब उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई क्यों की, जो हमारे इंडियंस थे क्यों की, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ये सब हो रहा था ना, ब्रिटिशर्स के टाइम बोलने की आजादी नहीं थी, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, मतलब काफी राइट टू लिव नहीं था, हम मतलब वो कभी भी हमें मार देते। तो ये सब जब ये लड़ाई चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिशर्स के साथ चल रहा था, तो उस टाइम के जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, सेनानी हैं, उनके दिमाग में आ गया था कि हमें क्या क्या चाहिए, एक इंडियन को क्या चाहिए। तो इंडियन को राइट टू लिव चाहिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच चाहिए, राइट टू लिव चाहिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन चाहिए, राइट टू एजुकेशन चाहिए। तो उनके मन में जब ये फ्रीडम स्ट्रगल ही चल रहा था, काफी बातें उनके मन में आ गई थी कि कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कभी हमारा देश आजाद होगा। जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये सारी चीजें चाहिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे तो ये चीजें काफी टाइम से उनके मन में थी। तो जब बनाने का टाइम आया तो उनके मन में था कि हमें क्या क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना है, क्या क्या लिखना है। Second point, in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders had already drafted the constitution with all the rights in it. Already 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और जो बाकी के कांग्रेस लीडर्स हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और बाकी के जो कांग्रेस लीडर्स हैं, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। मतलब ये कांग्रेस हमारे देश की पहली पार्टी मानी जाती है। तो जब इंडियन कांग्रेस पार्टी थी, सबसे पहली इकलौती पार्टी उस टाइम थी, तो उनके जो लीडर थे मोतीलाल नेहरू और उनके साथ जो बाकी कांग्रेस कमेटी के जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने सोच ही लिया था कि भाई हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहिए। तो उन्होंने बना दिया था एग्जैक्टली 1928 में, अच्छी खासी राइट्स लिख के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। The experience gained by Indians working in the legislative institutions under Britishers was also used while forming the constitution. अब काफी इंडियंस थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी काम करते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लॉ से जुड़े हुए कोर्ट्स वगैरह में काम करते थे, लॉ से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस में काम करते थे ब्रिटिशर्स के अंदर, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडियंस को भी हायर करते थे, अच्छी अच्छी पोजीशंस देते थे। तो जब उन्होंने वहां काम किया, उनका तरीका देखा, तो उन्हें उनके मन में भी आ गया था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चाहिए, ठीक है।
The experience gained by Indians working in the legislative institutions under Britishers were also used while forming the Constitution. तो उनको जो एक्सपीरियंस मिला था उन इंडियंस को लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम जब कर रहे थे, जो उनको एक्सपीरियंस मिला था ब्रिटिशर्स के अंडर, तो उन्होंने संविधान बनाने के टाइम वो भी यूज किया. Our constitution adopted many good laws from the colonial rule like the Government of India Act 1935. हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो उसमें उन्होंने एक आध अच्छी चीजें थी वो ब्रिटिशर्स की भी ली थी. कौन सी अच्छी चीजें? 1935 में ब्रिटिशर्स ने एक कानून लाया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो वो 1935 में ब्रिटिशर्स ने कानून लाया था, तो वो कानून अच्छा था इंडिया के हिसाब से. तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये वाली बात भी रखी, मतलब जो कॉलोनियल रूल मतलब जब इंडिया कब्जे में थी ब्रिटिशर्स के, उस रूल को कॉलोनियल रूल कहते हैं. तो उस टाइम उन्होंने जो अच्छी चीजें करके गए थे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने ये सारी चीजें अपनाई. मतलब उनको जो अच्छा दिखा, ठीक है, भले ब्रिटिशर्स के टाइम का था पर कोई अच्छी चीज हाथ लगी, भाई अच्छी चीज है, डालने जैसी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की. Our constitution adopted good laws and policies from the constitution of other democratic countries. ये सबसे important point है. हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे उन्होंने बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, मतलब जो फ्री कंट्रीज थी, जो ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी हमारी तरह, और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्रीज चल रही थी, तो उन्होंने उन कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया और उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगी, जैसे फ्रांस का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना. फ्रेंच आपने पढ़ा था, फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद तो फ्रांस से इंडिया ने सीख ली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. ठीक है, आपने मेरे ख्याल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस ने प्रेरणा दी काफी देशों को. तो उसमें आपने पढ़ा भी था, राजा राम मोहन रॉय वगैरह इन सबको प्रेरणा दी. तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उन्होंने जो नियम बनाए थे, मतलब जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो अच्छी चीजें डाली. तो कैसे बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहला कि उन्हें पता था हमें क्या करना है, जो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें पता था. सेकेंड, मोतीलाल नेहरू 1928 में ऑलरेडी खासा बना चुके थे. तीसरा, उन्होंने ब्रिटिशर्स के टाइम उनको जो एक्सपीरियंस मिला वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा. चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अच्छे नियम भी बरकरार रखे, मतलब उन्होंने वो नियम बंद नहीं किए. जैसे कि एक नियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था. और फिफ्थ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे देशों से, सब देशों से अच्छी प्रेरणा ली. जिन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम आया उन्होंने वो यूज किया. ठीक है, सो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने ये सारी बातें ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है, अब हम करते हैं आगे. बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे, किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है, तो उन मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो देखो, मेंबर्स हु फॉर्म्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस. ठीक है, जिन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब जो चुने गए लोग, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो लोग चुने गए वो इलेक्शन द्वारा चुने गए. मतलब हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे. ठीक है, तो वो मेंबर्स जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया उनको इलेक्शंस द्वारा चुना गया. ठीक है, तो ये these groups of 299 members were known as constituent assembly.
और ये 229 मेंबर्स के ग्रुप को 299 ये जो मेंबर्स चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उनका जो टोटल था वो था 299, ठीक है। सो दिस ग्रुप ऑफ 299 मेंबर्स वर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दे मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 26 नवंबर 1949 और इन 299 पीपल ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो 26 नवंबर 1949 तक तो तैयार भी कर लिया था। The Constitution was effective on 26 जनवरी 1950 और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 को तो लागू भी कर दिया गया था 26 जनवरी, और इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने बनाई थी, तो ये मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब वो लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो मेंबर्स हु फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया वो इलेक्शंस द्वारा चुने गए थे। और इन 299 मेंबर्स ऑफ पीपल, ठीक है, जिन्होंने बनाया था उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बनाया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू फाइनली मतलब डिक्लेयर कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। अब बात ये है कि ठीक है इन्होंने बनाया, अब इन्होंने कब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, 1949, लागू कब हुआ 1950। पर इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों माने, ठीक है। आज की हम लेटेस्ट जनरेशन है, हम 2020 की जनरेशन है, सो हम क्यों माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 में बनाया गया था। क्यों, हम तो भाई हम जो कूल लोग हैं, हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं, हम क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशन माने जो कि तकरीबन 70 साल पहले लिखा गया था, क्यों। सो कारण क्या है, वाई टुडे वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों फॉलो करें हम वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना पुराना है, वाई। सो आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सो एवरीवन्स नीड वॉज टेकन केयर ऑफ व्हाइल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया था और वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रखे गए थे। और इवन अच्छी कोई साइंटिस्ट भी था, कोई आर्मी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, कोई लॉयर था। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 299 मेंबर्स थे वो अलग अलग फील्ड से थे, अलग अलग धर्मों के थे। तो हर किसी ने अपना पक्ष रखा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और हर किसी की बात बहुत सीरियसली सुनी गई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, ठीक है। नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप हैज एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, जो इतने 70 साल पहले बनाया हुआ है, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल नहीं उठाए, किसी ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गलत नहीं ठहराया, ठीक है। नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिटिमेसी मतलब उसकी सच्चाई पे किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। आज तक भाई आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने केस दाखिल किया हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, या किसी ने आवाज उठाई हो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन तो गलत है, इसमें सब गलत लिखा हुआ है। आज तक ऐसा बना ही नहीं है, मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। वरना आप बाकी देशों में देखो, हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है। हमारा इकलौता ऐसा देश है जो 70 साल से वही कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है, और रीजन यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट और सही है। Third, the Constitution was made after long debates and discussions. Everyone was heard of while making the Constitution. Constitution ऐसे ही नहीं बन गया, Constitution में महीनों लगे थे बनने में, सालों लगे थे, और बहुत लंबी बातचीत, डिस्कशंस, डिबेट्स के बाद ये Constitution बना था। और हर कोई मतलब हर किसी को सुना गया था। जब ये Constitution लागू हुआ तो हर किसी को ध्यान से सुना गया था, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन
अच्छे से बन पाया। ठीक है, तो क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन माने? तो सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले में अलग अलग लोग शामिल थे। दूसरी चीज, कोई आज तक किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन की सही होने पे किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। अगर कोई आप पे सवाल नहीं उठा रहा है मतलब आप सही हो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है। थर्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसे रातों रात नहीं बन गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबे डिबेट्स, बहुत ज्यादा मतलब फैसलों के बाद बना था। ठीक है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हम मानते हैं, जो कि इतना पुराना है। ठीक है, अच्छा, अब गांधी जी ने क्या सोचा था? देखो, गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने नहीं बनाई थी। गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोल नहीं था। पर गांधी जी ने एक इंटरव्यू दिया था 1931 में यंग इंडिया मैगजीन में। यंग इंडिया मैगजीन करके एक मैगजीन आती थी, 1931 में गांधी जी ने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उस इंटरव्यू में एक बात कही थी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उस बारे में एक बात कही थी। तो गांधी जी के क्या विचार थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? गांधी जी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे? ठीक है, गांधी जी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे? तो सबसे पहले ही वांटेड नो फॉरेन रूल इन इंडिया। वो इंडिया में कोई भी फॉरेन रूल नहीं चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि इंडिया में इंडियन का ही रूल फॉलो हो, किसी भी बाहर के देश के कायदे कानून इंडिया में ना चले, उनको फॉरेन रूल इंडिया में नहीं चाहिए थे। ही वांटेड इक्वालिटी अमंग पीपल, उनको लोगों में इक्वालिटी चाहिए थी। ठीक है, वो चाहते थे कि सब लोगों में इक्वालिटी रहे। ठीक है, एकता रहे। ही विश्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग सिटीजन्स, वो चाहते थे शांति बनी रहे, सुख बना रहे सिटीजन्स के बीच में, कोई झगड़े दंगे वो नहीं चाहते थे। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी शुड बी बैंड अकॉर्डिंग टू हिम, छुआछूत। ठीक है, अनटचेबिलिटी, किसी को उसके धर्म के हिसाब से, उसके कास्ट के हिसाब से नीचा दिखाना, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ ना हो, अनटचेबिलिटी बैन हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैन एंड वुमन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बोथ शुड हैव इक्वल राइट्स, मर्द और औरत दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों के पास इक्वल समान अधिकार हो। तो वो मैन और वुमन की इक्वालिटी भी चाहते थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये सब बातें उन्होंने कहाँ कही थी? ये सारी बातें इन्होंने 1931 में यंग इंडियाज मैगजीन में की थी। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे? वो चुने गए थे, 299 मेंबर्स थे और उन्होंने 26 नवंबर 1949 तक तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को तो लागू भी कर दिया। इंडिया क्यों फॉलो कर रही है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब मतलब हर बैकग्राउंड के लोगों ने मिलके बनाया है। सेकेंड पॉइंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। तीसरी पॉइंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबे डिबेट के बाद बना था। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सोचते थे? गांधी जी कहते थे कोई फॉरेन रूल फॉलो नहीं होना चाहिए हमारे इंडिया में। गांधी जी कहते थे इक्वालिटी हो यहाँ पे लोगों के बीच। गांधी जी का मानना था पीस और प्रॉस्पेरिटी हो इंडियंस के बीच में। गांधी जी अनटचेबिलिटी बिल्कुल बंद हो जाए वैसा चाहते थे। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, किसी को उसकी कास्ट के हिसाब से भेदभाव ना हो। गांधी जी चाहते थे यहाँ इंडिया में हर किसी को समान अधिकार हो, चाहे वो मर्द हो औरत हो। और ये सब उन्होंने अपने विचार कहाँ रखे थे? एक मैगजीन के इंटरव्यू में जिसका नाम था यंग इंडियाज मैगजीन 1931 में। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये जो 299 मेंबर्स की असेंबली थे इसके मेंबर गांधी जी नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी उन्होंने ये खाली एक उन्होंने अपनी राय दी थी, एक इंटरव्यू दिया था, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी यहाँ देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कैसा है। तो प्रियम्बल मैंने आपको बताया था, प्रियम्बल क्या होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी किताब के आगे जो इंट्रोडक्शन जैसा होता है वो प्रियम्बल कहलाता है।
तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कैसा है? सो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, कैसा है? ठीक है, तो द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। अगर आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ो तो आपको एक पोयम जैसा दिखेगा, मतलब जैसे डेमोक्रेसी पे कोई पोयम लिख रहा हो वैसा दिखेगा। ठीक है, इट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। अगर आप हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बार ही पढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सामने वाले ने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें आपको मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, मतलब अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपको पता लगेगा जब आप इसको पूरा, मतलब आप इसको पढ़ के किसी भी लॉ को समझ सकते हो। हमारा अगर कोई इंडियन लॉ है, आप ये प्रियम्बल पढ़ के आपको हमारे इंडियन लॉ की आइडिया आ जाएगी। ठीक है, एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। अगर आपको पता करना है कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत, या हमारी सरकार सही कर रही है गलत, तो वो सब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप पता कर सकते हो कि चीजें सही हो रही हैं या गलत। ठीक है, इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है, जो हमारे इंडिया का प्रियम्बल है, मतलब जो इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सोल है, मतलब आत्मा है। ठीक है, पूरा शरीर क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल क्या है? उसकी आत्मा। ठीक है, सो सोल ऑफ प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है एक्चुअली ये पूरे, और कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसके ऊपर पूरी 12 किताबें अवेलेबल हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओ, किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उस पर पूरी 12 किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या सोचा गया, कितनी मीटिंग्स हुई, कौन कौन था, कौन 299 मेंबर्स थे, आपको एक एक चीज मिलेगी। आपके जो ये टेक्स्ट है पेज 51 पे, उस पे बाकायदा ये प्रियम्बल लिखा हुआ है। देखो ये येलो में पूरा बॉक्स है, ये प्रियम्बल है हमारा। ठीक है, इस प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये जो 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ठानी है। और क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा हमारा, उन्होंने कुछ शब्द यूज किए हैं, शब्द ध्यान से सुनो। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do you hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने लिखा है हमारे प्रियम्बल में, पहला पेज है ये, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, हम लोग 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने इक्वालिटी, सोवरेनिटी, सोशल, सिक्युलर, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। और हम ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मतलब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रियम्बल है। अब इसमें शब्द जो जो यूज किए गए हैं, अब उनका मतलब समझो। ये कभी कभार ये इन्होंने 8 से 10 शब्द दिए हैं, पेज 51 पे ही 8 से 10 शब्द हैं यहाँ पे जिनकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं। कभी कभार ये एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, कभी कभार ये डेफिनेशंस एग्जाम में आ जाती हैं, तो इनका मतलब समझो। तो सोवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। मतलब सोवरेन मतलब वो कंट्री जिसमें लोगों के पास अधिकार होता है, राइट्स होती हैं सब फैसले करने की, मतलब सब राइट है। एक्सटर्नल मैटर में भी पब्लिक अपना फैसला सुना सकती है, इंटरनल मैटर्स में भी पब्लिक फैसला सुना सकती है। मतलब पब्लिक के पास डिसीजन, राइट टू टेक डिसीजन, उसे कहते हैं सोवरेन। राइट टू डिसीजन उसे कहते हैं सोवरेनिटी। ठीक है, राइट टू मेक डिसीजन किसके पास है? पीपल के पास। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट वर्ड का मतलब है
वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट का मतलब पैसों का डिवीजन होगा वो सोसाइटी में इक्वल होगा। तो सोशलिस्ट तो है ही नहीं हमारी सोसाइटी, आपको पता ही है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। सो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का वो इक्वली होगा बाय सोसाइटी। सेक्युलर होना क्या है? सेक्युलर होना राइट टू फ्रीडम, मतलब हर कोई जो मतलब कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। सेक्युलर होने का मतलब वो होता है कि उनको कंप्लीट फ्रीडम होती है टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। कोई भी रिलीजन फॉलो करने का पूरा किसी सबके पास राइट होता है। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। मतलब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो मंत्री हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और वो मतलब लोगों की राय पे चुने जाते हैं और वो मतलब उन्हीं को ही मतलब अपना जो कहते हैं ना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, मतलब अपना डिसीजन वो उनसे बुलवाते हैं। सो डेमोक्रेटिक वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों द्वारा बनाई जाती हैं और लोगों द्वारा ही मंत्री चुने जाते हैं जो कि लोगों का पक्ष रखते हैं, ठीक है। सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, ठीक है। सो गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। वो गवर्नमेंट जहाँ लोगों के पास लोग हर मतलब इक्वालिटी है लोगों में, ठीक है, मतलब उनको राइट फॉलो करने की इक्वालिटी है, ठीक है। सो सोवरेन का मतलब राइट टू मेक डिसीजन। हम एज अ सिटीजन, मैं एज अ सिटीजन, आप एज अ सिटीजन, हम लोगों को पूरा अधिकार है देश के अंदर और बाहर दोनों मामलों में अपनी राय रखने का। हम भी हमारा डिसीजन रख सकते हैं। सोशलिस्ट होना, सोशलिस्ट मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पैसे का भेदभाव ना हो, पैसा सबके पास एक जितना। तो सोशलिस्ट सोसाइटी तो है ही नहीं, इतना तो पक्का है। फिर सेक्युलरिज्म है क्योंकि हमारे पास पूरी आजादी है रिलीजन फॉलो करने की। आज कोई हिंदू है, अगर उसे कल उठ के मुस्लिम बनना है तो कोई उसको रोक नहीं सकता क्योंकि हमारा देश सेक्युलर देश है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। डेमोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ठीक है। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो एक पोयम की तरह है डेमोक्रेसी की। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ऐसे भारी शब्द, ये कुछ शब्द तो मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं, कुछ और शब्द भी मैं अभी डिफाइन करती हूँ। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्टैंडर्ड दिया है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आप जान सकते हो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपको कौन से कानून फॉलो करने हैं और कौन सरकार को, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही सर्वसर्वा नहीं है, भगवान नहीं है, उन पे भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, ठीक है। कभी कभार आप देखते होंगे लोग गवर्नमेंट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वर्सेस गवर्नमेंट के भी केसेस आते हैं, कोई भाई गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस दायर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सबको फॉलो करने, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, चाहे अभी जो भी रनिंग रूलिंग पार्टी हो, जो भी पावर में हो पार्टी, पर उसको सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अभी हमने लास्ट डेफिनेशन की डेमोक्रेटिक की, और ये सारे वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब हम आगे भी थोड़े वर्ड्स देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हैं। बच्चों अभी हम आगे थोड़ी और वर्ड्स देख लेते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं, उनका मतलब, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में ये एज अ डेफिनेशन आ जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। अगर हम किसी को चुनते हैं, मतलब हम किसी को हेड चुनते हैं हमारे स्टेट का, हमारे स्टेट इन द सेंस, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री,
ठीक है। तो अगर आप कोई चुनते हो, आप जैसे कैंडिडेट चुनते हो, तो वो कैंडिडेट लोगों ने चुना है इसलिए वो इस पोजीशन पे है। ये कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है कि भाई उसके पिता थे तो उसको वो बिठा के गए या वो आगे अपने किसी रिलेटिव को बिठाएगा, ठीक है। तो जो हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन है, इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, ना कि वो एक हेरिडिटरी पोजीशन की तरह आप यूज कर सकते हो। सो उसका मतलब होता है रिपब्लिक। जस्टिस, citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender। जस्टिस मतलब न्याय, मतलब हमें पूरा न्याय देना है सिटीजन्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा न्याय मिलना चाहिए सिटीजन्स को। उनको आप डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते उनके साथ कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे। न्याय, जब वो न्याय लेने जाएं किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें हर जगह जो न्याय है वो पूरी निष्पक्षता के साथ, मतलब पूरी इक्वालिटी के साथ मिले, ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी। सो व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? ये बहुत भारी भारी शब्द है, हम सुनते भी हैं पर हमें इनके मतलब नहीं पता होते। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी का मतलब है देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक। लिबर्टी मतलब सोचने की आजादी, ठीक है। अगर हम मतलब कुछ हम अच्छा सोच रहे हैं या कुछ बड़ा सोच रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो कोई हमें रोक नहीं सकता, हम सोच सकते हैं। लिबर्टी मीन्स आपको सोचने की आजादी है। इक्वालिटी, इक्वालिटी तो आपको पता ही है कि हम सब इक्वल हैं हमारे कानून के सामने, हमारे लॉ के सामने। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। व्हाट डू मीन बाय फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी का मतलब कोई भी किसी को नीचा ना दिखाए, मतलब कोई अपने फेलो सिटीजन को, कोई एक देशवासी दूसरे देशवासी को नीचा ना दिखाए, ना उसे नीचा महसूस कराए, उसका मतलब होता है फ्रेटर्निटी। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, कोई किसी को कम ना समझे। तो ये 9 से 10 वर्ड्स यूज किए गए हैं हमारे प्रियम्बल में, और अंदर एकदम भारी भरकम शब्द लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आप पहली बार ही पढ़ोगे तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा, पर वो ऐसा डिजाइन किया गया, ऐसा लिखा गया है, फिर आपको जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि वो कितना सही से लिखा गया है, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना है, हमने कभी बदलाव की मांग नहीं की कि आप बदल दो, ये कानून बदल दो, ये लॉ बदल लो, पर क्यों हर चीज में छोटे छोटे बदलाव लाने पड़ते हैं। हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पर टाइम टू टाइम हम लोग छोटे छोटे बदलाव लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। थोड़े से चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस, क्यों? क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ रही है। हम 1950 से अब 2020 में हैं, ठीक है। तो 70 सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं, लोगों का सोच का नजरिया बदला है, तो उसके हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, बदलाव लाने पड़ते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट मतलब बदलाव, चेंज लाना। सो a change in the constitution made by the supreme legislative body in a country। constitutional amendment का मतलब है change in the constitution, हमारे constitution में बदलाव। made by the supreme legislature body, supreme legislature body मतलब जो कानून बनाते हैं, मतलब गवर्नमेंट बनाती है ना कानून। सो गवर्नमेंट द्वारा किए गए छोटे मोटे बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ठीक है। सो अभी अभी आपने देखा जो हमारी अभी की सरकार है उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चेंजेस किए हैं। कश्मीर की एक धारा उन्होंने बंद कर दी, ठीक है, और फिर उन्होंने 3 तलाक का कानून था उसे बंद कर दिया, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस वो उन्होंने कैसे ये चेंजेस किए, उन्होंने ये जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसके हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट माना जाता था, इंडिया का हिस्सा था तो भी उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। अब जम्मू कश्मीर को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही मानना है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम जो सरकार होती है, सरकार मतलब वो बॉडी जो लॉ बनाती है, सरकार ही लॉ बनाती है। फॉलो कौन कराता है? फॉलो फिर ऑफिसर्स, IAS ये सब कलेक्टर्स वगैरह फॉलो कराते हैं, ठीक है। और फिर कभी जस्टिस मांगने जाए तो कौन करता है?
कोर्ट्स में जाना पड़ता है, ठीक है। तो तीन में डिवाइडेड है। लेजिस्लेटिव सबसे ऊपर आता है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो कानून बनाती है। फिर सेकंड आता है लागू कराने वाले, ठीक है, जो लॉ को लागू कराते हैं, उसमें IAS वगैरह आते हैं। और तीसरे होते हैं जजेस, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम बदलाव लाती है। कौन लाते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब सरकार ही हुई। वाई, क्यों बदलाव लाने हैं? मैंने अभी अभी आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी। मैंने आपको बोला वो चेंजेस जो हम हमारे कानून में लाते हैं कानून की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, पर क्यों ये बदलाव लाने हैं? जबकि हमने अभी अभी बोला था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो ऐसा है जिसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया और हर कोई खुश है, तो क्यों बदलाव लाने हैं? सो रीजंस आर, Indian Constitution is a very long and detailed document. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Indian Constitution एक छोटा एक पन्ने का नियम का कानून नहीं है, मतलब कानून का एक पन्ना नहीं है भाई, एक पन्ना है और उसे फॉलो करना है। एक बहुत लंबी चौड़ी एक पूरी किताब है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आपको टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना पड़ता है, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं, तो आप पढ़ रहे हो, आपके सीनियर्स ने भी ये पढ़ा, आपके सीनियर के सीनियर ने भी ये पढ़ा, पर कभी कभार आप देखते हो पुरानी किताब में से नई किताब में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। कई बार कोई छोटा सा डायग्राम बदल जाता है या कोई नया पैराग्राफ कट हो जाता है या ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हर चीज में बदलाव तो आते ही हैं समय के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाहिर सी बात है, वो एक लंबा चौड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें भी बदलाव आए, वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। सो इसके लिए ओपन रहना चाहिए कि भाई बदलाव हैं तो लाने हैं। Those who crafted the constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society. So they made provisions to incorporate changes from time to time. जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, जिन्होंने भी ये बनाया था, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया था? उन्होंने लोगों को ध्यान में रख के बनाया था और उन्होंने ही ये बात फील की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की एडमायरेशंस, मतलब लोगों के हिसाब से होना चाहिए और जो भी बदलाव सोसाइटी में आ रहे हैं टाइम के साथ उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने वो जगह छोड़ी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम लिख के गए हैं तो आपको फॉलो करने हैं, कि हमने 1950 में लिखा है तो ये 200 सालों तक यही चलाना है, ऐसा नहीं। उन लोगों ने जगह छोड़ी है, आपको बदलाव करने हैं, आप कर सकते हो। इसमें कम्प्लीटली लोगों जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो और लोगों की सोच के हिसाब से आपको बदलाव करते रहने हैं। सो कोई भी चीज में छोटे मोटे ट्विस्ट करके आप उसको मॉडर्न रख सकते हो। तो इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का ही, पर कभी भी कोई छोटे मोटे बदलाव कानून में आते हैं तो वो करे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी रिसेंटली तो बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 चीजें बदली हैं। आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल है उस वो बदली है, वो धारा बदली है और बहुत सारे और भी चेंजेस आए हैं। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा तैयार होता है कि भाई आप हमारे में बदलाव कर सकते हो, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ भारी भरकम डेफिनेशंस देखी, इतनी भारी नहीं थी पर ये शब्द भारी हैं जो कि आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, इंट्रोडक्शन में देखने मिलते हैं। और यहाँ आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्यों, मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव और क्यों हो ये बदलाव, क्यों हो, आपने वो देखा, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी समझ लिया। बच्चों अभी हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है, तो पेज 53 जो कि आपकी NCERT का है उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, पेज 53 पे है। सो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 आप ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आप आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना और आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मुझे व्हाट्सएप करना।
क्वेश्चन 1 है, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस एंड राइट दिस करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। कह रहे हैं हमने यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए, 4 सेंटेंसेस दिए हैं। इन चारों सेंटेंसेस में अंदर कुछ मिस्टेक है और आप ये सेंटेंसेस पढ़ो, जो मिस्टेक है उसे निकालो और फिर उसको सही करके लिखो, ठीक है। सो पहला आपका स्टेटमेंट है कि लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कि लीडर्स का ओपन माइंड था पहले से ही कि देश डेमोक्रेटिक होगा या नहीं इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये गलत चीज है, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ यही चीज थी कि देश डेमोक्रेटिक ही होगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है उसमें आप और नॉट काट दो, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 1 का ए है, उसमें और नॉट काट दो, ठीक है। फिर बी, members of the Constituent Assembly of India held the same views on all provision of the Constitution। Constituent Assembly के members का जो विचार थे वो सब बारे में एक ही थे। तो members of the Constituent Assembly of India did not held, मतलब held के पहले आएगा did not held the same views। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, सबकी एक राय नहीं थी, ठीक है। हर चीज के लिए सबके और सबके फिर विचार सोचे गए थे, ठीक है। सो हेल्ड द सेम व्यूज, सो हेल्ड के पहले आएगा डिड नॉट, तो आपको डिड नॉट ऐड करना है, डिड नॉट हेल्ड द सेम व्यूज, ठीक है। ये बदलाव है, आपको डिड नॉट ऐड करना है। सी, अ कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। एक कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को काट के डेमोक्रेसी करना है और डेमोक्रेसी को काट के कॉन्स्टिट्यूशन करना है। तो अ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेसी, सो कॉन्स्टिट्यूशन को काट के क्या कर देना है, डेमोक्रेसी कर देना है। और आगे उसके आगे सेंटेंस में मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, सो मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, मस्ट बी अ डेमोक्रेसी को काट के आपको हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन कर देना। मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, बी अ डेमोक्रेसी की जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिख देना है। बी अ डेमोक्रेसी की जगह हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डी नंबर, ये चेंजेस आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही करने हैं, पेज 53 है ये, ठीक है। पेज 53 की एक्सरसाइज है, इसमें बोल रहा है जो जो बदलाव कर सकते हो उस सेंटेंस में करो। पहले में बस ये शब्द कट रहा है फिर सही हो जा रहा है, दूसरे में हेल्ड के पहले डिड नॉट ऐड कर देना है, तीसरे में कॉन्स्टिट्यूशन को काट के डेमोक्रेसी कर देना है और बी ए डेमोक्रेसी को काट के हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन कर देना है। और डी है, अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदल ही नहीं सकते हो क्योंकि वही सबसे महान है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। तो इसमें क्या चेंज लाओगे, कैन बी अमेंडेड, हम इसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट की जगह क्या आ सकता है, कैन बी अमेंडेड। कैन नॉट की जगह क्या लिख दोगे, कैन बी अमेंडेड because it is the supreme law of a country, so it has to be updated। आगे खाली ऐड कर देना, so it needs to be updated, ठीक है। मतलब छोटे मोटे बदलाव करके ये चारों सेंटेंसेस को आपको ठीक करना है। मैं चारों सेंटेंसेस फिर से आपके लिए पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट में हमने क्या चेंज किया, Leaders of the freedom movement had an open mind about whether the country should be democratic after the independence। भाई country democratic ही होगी। Members of the Constituent Assembly of India did not held the same views on all provisions of the Constitution। A country that has a democracy must has a constitution। D, Constitution can be amended because it is the supreme law of a country that needs to be updated, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2,
ये MCQ है, क्वेश्चन 2 एक MCQ है, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना है। क्वेश्चन 2 है Which of these was the most salient underlying conflict in making of a democratic constitution in South Africa? इन चारों में से कौन सी पॉइंट थी जो झगड़े की सबसे मेन वजह हो सकती थी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनने टाइम? ए, बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर, मतलब साउथ अफ्रीका देश और उसकी बाजू वाली कंट्रीज के बीच में। बी, बिटवीन मैन एंड वुमन, मर्दों और औरतों के बीच में झगड़े हो सकते थे। सी, बिटवीन द व्हाइट मेजोरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी, व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में झगड़े। अब देखो व्हाइट मेजोरिटी लिखा गया है, व्हाइट भाई बहुत सारे व्हाइट और थोड़े से ब्लैक्स के बीच में। और चौथा है बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी, कि कलर्ड माइनॉरिटी और ब्लैक मेजोरिटी के बीच में झगड़े हो सकते थे। तो देखो आपका मन शायद सी टिक करने का हो रहा होगा क्योंकि उसमें व्हाइट और ब्लैक के बीच में बात आई है, पर यहाँ ध्यान दो व्हाइट के आगे इन्होंने मेजोरिटी लिखा है। साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स मेजोरिटी में नहीं थे, उल्टा ब्लैक्स थे मेजोरिटी में। ठीक है, शायद आपको ये बात पता ना हो, ब्लैक्स की संख्या ज्यादा थी, भले व्हाइट्स को ज्यादा पावर थे पर संख्या ब्लैक की थी ज्यादा। सो डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी। इसमें इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है प्रिंटिंग, यहाँ कलर्ड माइनॉरिटी नहीं व्हाइट माइनॉरिटी होना चाहिए। बिटवीन द व्हाइट माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी होना चाहिए। सो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिटवीन द व्हाइट माइनॉरिटी एंड कलर्ड मेजोरिटी आंसर होना चाहिए, व्हाइट माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 भी ऐसा ही है, MCQ है। Which of these is a provision that a democratic constitution does not have? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं लिखा गया है। सो ए, पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, भाई प्राइम मिनिस्टर के पावर क्या होंगे वो। बी, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो। सी, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कानून, कानून बनाने वाले के पावर क्या होंगे वो। या डी, हमारे देश का नाम, नेम ऑफ द कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर के पावर क्या होंगे वो भी लिखा गया है, लॉ बनाने वाले के पावर क्या होंगे वो भी लिखा गया है, हमारे देश का नाम भी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का हेड कौन होगा वो नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 5-5 साल में बदलता रहता है। तो सही ऑप्शन है बी, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब इंडिया है। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 4, यहाँ आपको मैच करना है, आप ये सब टेक्स्ट में ही करना। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आपको टेक्स्ट में ही करना है। क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ 4 लीडर के नाम लिखे गए हैं और इन चारों लीडर्स का रोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। सो सबसे पहले नाम है मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या किया? सो मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में ही तैयार कर दिया था, प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया 1928। तो आप ए के साथ 4 को जोड़ दो। मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। ए का आंसर है 4th। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? तो बी आर अम्बेडकर को 3 से जोड़ो। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, वो जो कमेटी बनी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी उसके चेयरमैन थे वो। ठीक है, बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, वो कमेटी बनाने के चेयरमैन थे वो। सी राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? सो राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट, पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जो मेंबर्स थे 299 उसके प्रेसिडेंट वो थे। टी सरोजनी नायडू ने क्या किया था? तो सरोजनी नायडू भी एक मेंबर थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, सो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही तैयार कर दिया था।
फिर बी आर अम्बेडकर ने वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। राजेंद्र प्रसाद वो प्रेसिडेंट थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और देन सरोजनी नायडू वो एक मेंबर थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इन चारों का बहुत अच्छा रोल रहा था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, सो आज हम यहीं एंड करते हैं। ये चारों क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में ही करना। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, आप प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाना सारे चैप्टर के थ्रू। मैं जो भी पॉइंट्स लेती हूँ टेक्स्ट बुक में से ही लेती हूँ, सो आप टेक्स्ट पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी था। हम जो एक्सरसाइज बाकी रही वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू।